हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। मैं आप सभी को बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो एक पेपर है लोक प्रशासन, उसका मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। आपको पता है कि मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं जिसमें मैं आपको बीए थर्ड ईयर के जितने भी पेपर हैं उनका मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उन सभी को मैं करवाऊंगा। तो इससे पहले भी मैंने और 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इस सीरीज का, यानी कि लोक प्रशासन का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है चैप्टर वाइज मैंने अपलोड किया है। सभी वीडियो में 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ चैप्टर आपको मिलेंगे। अगर आप इन 4 से 5 वीडियो को कर लेंगे तो आपको कहीं से भी और तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी बुक आपको खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो मैं और लेके आऊं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूं तो वो भी मुझे आप कमेंट में जरूर दें। इससे पहले के जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधे जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि लोक निगम को मंत्री रूपी पिता की गोद में तब तक नहीं डाला जाना चाहिए जब तक प्यार करने वाली संसदीय माता न प्राप्त हो जाए जो पिता के अत्यधिक अनुशासन को रोक सके। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है आपको बताना है कि ये कथन किसका है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कमेंट करें। इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी और आपको कभी और टाइम निकालकर इसमें टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप सीधा एग्जाम में इसका आंसर कर पाएंगे। या फिर आपको नहीं भी पता हो तो जैसे मैं आपका इसका ऑप्शन बोलूं या आंसर बोलूं तो आप सीधे इसको कमेंट बॉक्स में लिख के प्रैक्टिस तब तक करते रहें। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है क्या? लॉर्ड रीथ है, हर्बर्ट साइमन है, एल.डी. वाइट है, पॉल एच एपलवी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉल एच एपलवी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा लोक निगम का लक्षण है? तो इसमें बताना है लोक निगम का जो लक्षण है कौन सा है। कार्यपालिका का कठोर नियंत्रण, या फिर अत्यधिक राजनीतिक दबाव, वित्तीय स्वायत्तता, या फिर कठोर संसदीय नियंत्रण। यहाँ पे जो राजनीतिक बदलाव और दबाव दोनों होता है, ठीक है। अत्यधिक राजनीतिक बदलाव भी होगा, दबाव भी होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ दबाव लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे बदलाव पढ़ा, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज आ सकता है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय स्वायत्तता। तीसरा प्रश्न है कौन सा लोक निगम का लक्षण नहीं है? पृथक वैधानिक अस्तित्व, प्रशासनिक स्वायत्तता, विशेष संसदीय अधिनियम द्वारा गठन, या फिर सरकारी कर्मचारियों द्वारा गतिविधियों का संचालन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा गतिविधियों का संचालन। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोक निगम नहीं है? आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं जीवन बीमा निगम, एयर इंडिया निगम, इंडियन एयरलाइंस, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आपको पता है कि जो लोक निगम होता है वो सरकार द्वारा जो है संचालित होता है, लेकिन जो निजी निगम या हम कहें या निजी जो कंपनी होती है वो लोक निगम नहीं होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि जीवन बीमा निगम जो है LIC जो है वो सरकार द्वारा भी कंट्रोल की जाती है, तो ये एक तरह से सरकार हो गया। लेकिन ये जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं थोड़े पुराने हैं, यानी कि जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। यानी कि आपको याद होगा एयर इंडिया जो कि रतन टाटा ने खरीद लिया, तो उससे पहले तो एयर इंडिया किसी कंट्रोल में था? सरकार के कंट्रोल में था, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी तो हम इसको निकाल सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन पहले ये क्या था? पहले ये लोक निगम था, लेकिन अभी नहीं होगा ये लोक निगम। ये देखेंगे आप यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आपको पता है कि एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये लोक निगम नहीं है, ठीक है। और ये भी लोक निगम नहीं है, अब ये भी प्राइवेट हो गया है एयर इंडिया। तो ऑप्शन में ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र नियामकीय आयोग किस देश की देन है? अथवा स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में, कनाडा में, स्वीडन में, या फिर इंग्लैंड में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका में। छठा प्रश्न है स्वतंत्र नियामकीय आयोग सबसे अधिक लोकप्रिय है कहाँ पे? अमेरिका में, भारत में, जापान में, या फिर चीन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है।
7वां प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग किसके अधीन काम करते हैं? व्यवस्थापिका के अधीन, न्यायपालिका के अधीन, कार्यपालिका के अधीन, या इनमें से किसी के नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से किसी के नहीं। 8वां प्रश्न है, भारत में स्थापित स्वतंत्र नियामकीय आयोग है, कौन सा है? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उपयुक्त सभी, या फिर विश्वविद्यालय आयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत में जो नियामकीय आयोग है जो पूरी तरह से स्वतंत्र है वो है निर्वाचन आयोग, यानी कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य होते हैं, मुख्य जो चुनाव आयोग हैं वो कौन है ये बताइए, और इसकी स्थापना, ये दोनों चीज बताइए। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, शासन की चतुर्थ शाखा किसे कहा जाता है? मुख्य कार्यपालिका को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, लोक निगम को, या फिर सरकारी विभाग को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। 10वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र नियामक आयोग है, कौन सा है? स्वायत्तता के द्वीप, शीर्षहीन सरकार, कांग्रेस की भुजा, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 11वां प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी चैप्टर है आपका एक, उससे है कि ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, या फिर ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोनों तरफ से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, फ्रेंच, रोमन, लैटिन, पर्शियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच भाषा से ये बना है ब्यूरोक्रेसी शब्द। नौकरशाही, जिसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी को जो हिंदी में हम लोग नौकरशाही कहते हैं, तो ये शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल जे फ्रेडरिक, विंसेंट डिगोन, हॉल, या हैडी। यानी नौकरशाही शब्द का उसने प्रयोग नहीं किया था, प्रयोग तो उसने ब्यूरोक्रेसी शब्द का किया था, लेकिन हम लोग ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? नौकरशाही बोलते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। चलिए मैं बताता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विंसेंट डिगोन। 13वां प्रश्न है, नौकरशाही की अवधारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? मैक्स वेबर, हेराल्ड जे लास्की, वुडरो विल्सन, रेमजे मेयोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्स वेबर। 14वां प्रश्न है, नौकरशाही शब्द का अर्थ है जनता का शासन, अधिकारियों का शासन, जनप्रतिनिधियों का शासन, या फिर उपयुक्त सभी। चलिए आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताइए कि जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं? कौन होता है आप लोगों का जनप्रतिनिधि? चलिए मुझे ये बताइए कमेंट में। हालांकि इसका अगर हम आंसर का बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है, इसका मतलब अर्थ होता है। चलिए 15वां प्रश्न है, नौकरशाही प्रशासन की विशेषता है जिसका मुख्य लक्षण विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता की कमी। किसने कहा है? मैक्स वेबर ने, पिफनर ने, जॉन एबिंग ने, या फिर लास्की ने। ये सब जो है कहा है किसने? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, आधुनिक काल में नौकरशाही व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था? नौकरशाही व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? जो आधुनिक काल है उसमें सर्वप्रथम जो नौकरशाही व्यवस्था उसको कहाँ अपनाया गया है? इसको आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो इसको अपनाया गया था ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट नहीं बोलना चाहिए लेकिन इसको ब्रिटेन में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है कि कौन सा देश संरक्षक नौकरशाही के लिए प्रसिद्ध है? संरक्षक नौकरशाही के लिए अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत जो है यहाँ पे कौन सा नौकरशाही है? संरक्षक नौकरशाही। आपको ये पता होना चाहिए। 18वां प्रश्न है, लाल फीताशाही की एक विशेषता है। लाल फीताशाही प्रजातंत्र की, नौकरशाही की, तानाशाही की, या फिर उपयुक्त सभी की। तो जो लाल फीताशाही है ये नौकरशाही की एक विशेषता है। 19वां प्रश्न है, कौन सा देश लूट प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? लूट प्रणाली अथवा किस देश में लूट पद्धति के आधार पर भर्ती करने का लंबा इतिहास रहा है? चलिए ये आपको बताना है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर जापान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 20वां प्रश्न है, नौकरशाही को नवीन
निरंकुशता की संज्ञा किसने दी है, या फिर इसको हम कह सकते हैं नव निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है। दोनों का जो आंसर होगा एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ओरविक हेनरी फेयोल ने, लूथर गुलिक ने, लॉर्ड हेवार्ट ने, बिलोबी ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड हेवार्ट ने। 21वां प्रश्न है न्यू डिस्पोटिज्म जो पुस्तक है किसने लिखी है। एमएफ मार्क्स ने, थॉमसन ने, मैक्स वेबर ने, जस्टिस हेवार्ट ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्टिस हेवार्ट ने। 22वां प्रश्न है प्रजातंत्र को यदि अपने कर्तव्य का ज्ञान है तो कोई कारण नहीं है कि वह नौकरशाही से डरे। यह कथन किसका है आपको बताना है। मैक्स वेबर से, रॉबर्ट सी स्टोन से, फाइनर ने लिखा है, या फिर सर विलियम वेबरिज ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसको लिखा है किसने, फाइनर ने। 23वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेखक नौकरशाही की अवधारणा से संबंधित नहीं है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, प्लेटो या फिर मॉस्का। इसका तो काफ़ी आसान आंसर होगा जो आप बता सकते हैं, जो प्लेटो जो है इससे संबंधित नहीं, आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा। 24वां प्रश्न है ऐसा कौन सा देश है जहां प्राचीन काल में प्रतियोगिता के आधार पर लोक सेवा भर्ती होती थी। चीन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या फिर भारत में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन में जो है प्राचीन काल से जो है प्रतियोगिता के आधार पर लोक सेवा में भर्ती होती थी। 25वां प्रश्न है योग्यता के आधार पर भर्ती प्रथा को भारत में सर्वप्रथम कब अपनाया गया। मतलब कि योग्यता, जिसमें जो योग्यता है कंपटीशन के आधार पे जो भर्ती की जाएगी, इसको इस प्रक्रिया को कब अपनाया गया आपको बताना है। सन 1854 में, 1892 में, 1921 में या फिर 1950 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1854 में। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं लूट की प्रथा संबंधित है। तो काफी अच्छा प्रश्न है कि जो लूट की प्रथा है संबंधित है प्रशिक्षण से, भर्ती से, पदोन्नति से, सम्मान से। तो भर्ती से जो है ये संबंधित है, आपको अच्छे से पता है। 27वां प्रश्न है भर्ती का वो कौन सा तरीका है जो प्रजातंत्र के सिद्धांत के साथ अनुकूलता रखता है और मानता है कि सरकारी पदों पर सभी योग्य बाधाएं नहीं होनी चाहिए। प्रत्यक्ष भर्ती, पदोन्नति द्वारा भर्ती, साधारण या फिर निष्क्रिय भर्ती। इसका राइट आंसर होगा क्या, प्रत्यक्ष भर्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है भर्ती की आदर्श प्रणाली है साक्षात्कार, प्रतियोगिता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता या फिर उपयुक्त सखी। जो आदर्श प्रणाली है भर्ती की, यानी कोई भी अगर भर्ती होती है तो किस प्रणाली द्वारा होगी, तो यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा आपकी राइट आंसर हो जाएगी। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक भर्ती निकाय है। सचिवालय सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, संघ लोक सेवा आयोग या फिर बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। यानी कि आप जैसे कि जानते हैं कि यूपीएससी जो है, यह एक जो संवैधानिक भर्ती है। क्या है, संवैधानिक भर्ती है। बाकी ये सभी जो है संवैधानिक भर्ती नहीं है। 30वां प्रश्न है प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। दक्षता, योग्यता, विश्वास या फिर निष्ठा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षता। 31वां प्रश्न है लोक सेवकों में प्रशिक्षण की भूमिका को सविस्तार विश्लेषित किया गया है। एपल्बी परिवेदन में, कोठारी समिति परिवेदन में, एसेटेशन समिति परिवेदन में, हुवर आयोग प्रतिवेदन में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसेटन समिति प्रतिवेदन में। 32वां प्रश्न है सैंडविच ट्रेनिंग। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट VBI हम कह सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। सैंडविच ट्रेनिंग बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा गया है। किससे संबंधित है, भारतीय पुलिस सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा से या फिर प्रादेशिक लोक सेवा से या फिर उपयुक्त सभी सेवाओं से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा से यह संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न है प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा
क्या होता है? कर्मचारियों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है, कर्मचारियों में गंभीर समस्याओं से निपटने की आदत उत्पन्न हो जाती है, या फिर कर्मचारियों में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए 34वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई? सन 1947 या 1947 हम कह लें, या फिर 1949, 1948, 1958, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1958, यानी कि 1958 में। 35वां प्रश्न है, पदोन्नति से तात्पर्य है, पदोन्नति का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, या फिर निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की पद पर उन्नत होना, कार्यों व उत्तरदायित्व में वृद्धि, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि अगर आपको पदोन्नति होती है, यानी कि आपको प्रमोट किया जाता है ऊपर किसी काम में, अगर आप जैसे कोई जॉब करते हैं, आपको ऊपर प्रमोशन मिलता है, तो आपको क्या होती है, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि भी मिलेगी आपको वेतन में। उसके बाद निम्न श्रेणी के पद से आप उच्च श्रेणी के पद पर जाएंगे, फिर कार्यों का उत्तरदायित्व भी जो आपका बढ़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या मानेंगे? उपयुक्त सभी। 36वां प्रश्न है, पदोन्नति के लिए योग्यता आंकने की विधि है क्या? प्रतियोगिता परीक्षाएं, सेवा अभिलेख, विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत निर्णय, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी तरीका है इसका। 37वां प्रश्न है, नागरिकों तथा प्रशासकों के मध्य मेल जोल बढ़ाने का माध्यम है नौकरशाही, लोक संपर्क, दबाव समूह, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोक संपर्क। 38वां प्रश्न है, लोक संपर्क का उद्देश्य क्या है? या फिर लोक संपर्क का उद्देश्य है क्या है, मतलब आप समझ जाइए कि लोक मत को शासन के अनुकूल बनाए रखना, प्रशासन की प्रतिष्ठा व लोकप्रियता में वृद्धि करना, प्रशासन को अनुचित आलोचना से बचाना, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। 39वां प्रश्न है कि लोक संपर्क स्थापित करने का माध्यम है प्रकाशन तथा सूचना, चलचित्र, टेलीविजन, उपयुक्त सभी। लोक संपर्क, लोगों से संपर्क साधना लोक संपर्क होता है, यानी कि किस तरह से हम लोगों को अपनी बात रखते हैं या फिर उनकी बात हम सुनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी तरीका है, हम प्रकाशन तथा सूचना निकाल के पेपर में, या फिर चलचित्र करके यानी पोस्टर छपवा के, या फिर टेलीविजन के द्वारा। तो ये सभी तरीका है जिस तरीके का हम उपयोग करके लोग से संपर्क साध सकते हैं। 40वां प्रश्न है, लोक संपर्क स्थापित करने का सबसे प्रभावशाली साधन समाचार पत्र है, प्रदर्शनियां मतलब कोई स्टेज शो करना, प्रदर्शन लगाना, दूरदर्शन यानी टीवी, विज्ञापन द्वारा विज्ञापन फैला के। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका क्या है? तो टीवी यानी कि दूरदर्शन तो है, लेकिन अभी अगर आप देख के चलिएगा तो दो चीज आएगा, एक तो सोशल मीडिया हम लेके चल सकते हैं, और दूसरा क्या, टीवी लेके चल सकते हैं। तो दोनों लेके चल सकते हैं। 41वां प्रश्न है कि लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन क्या है? टेलीविजन है, विज्ञापन है, समाचार पत्र है, या फिर रंगमंच है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन हम बोल सकते हैं। तो ये एक सबसे प्रभावशाली साधन है लोक संपर्क साधने की। उसके बाद आपका आएगा सोशल मीडिया। चलिए 42वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य लोक संपर्क विभाग का नहीं है? प्रचार करना लोक संपर्क विभाग, लोक शिक्षण, जनता की भ्रांतियों को दूर करना, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना। तो आपको पता है कि प्रचार करना जो है लोक संपर्क विभाग का काम है, लोक शिक्षण देना लोगों को, या फिर कोई भी अगर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके बारे में उसकी भ्रांतियों को दूर करना, ये सभी किसका काम है? लोक संपर्क विभाग का काम है। लेकिन जो डी आपको देखेंगे ये राइट आंसर होगा इसका होगा, क्योंकि ये जो है लोक संपर्क विभाग का काम नहीं है, प्रतियोगिता परीक्षा आयोग करना ये दूसरे विभाग का काम है। 43वां और अंतिम प्रश्न है कि भारत में लोक संपर्क के मार्ग में जो मार्ग है उसमें बाधा कौन है? लाल फीताशाही, निरक्षरता, निर्धनता, उपयुक्त सभी। यानी कि हम लोग से जो संपर्क साधते हैं तो उसके मार्ग में बाधा क्या बनते हैं? लाल फीताशाही, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट हम कहें, या फिर जो काम करने वाले कुछ सरकारी नौकर होते हैं वो, या फिर कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनसे भी संपर्क साधने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर निर्धन जो कुछ लोग गरीब होते हैं उनसे भी थोड़ी संपर्क साधने में दिक्कत होगी। तो हम इसका राइट आंसर डी लेके चलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंजेस लाऊं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।